Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So today is our last day for CUET PG 2026 exam. आज हमारा लास्ट डे है एंड आई होप दैट यू गाइज आर ऑल प्रिपेयर्ड. सब लोग अच्छे से प्रिपेयर्ड होंगे एग्ज़ाम के लिए. बिल्कुल भी पैनिक मोड में नहीं आना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है. देयर इज़ सो मच इन्फॉर्मेशन जो कि लास्ट मिनट सब बच्चों को मिलने लगती है. सो मेक श्योर कि जितना आप लोगों ने इस पूरे साल पढ़ा है उस पर स्टिक रहिए, उसको रिवाइज़ करिए एंड कुछ भी नया इस टाइम पे मत पढ़िए. देखो, एनटीए के जो अभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, मुझे पता चला है कि सीयूईटी पीजी के जो और सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम हुए हैं लाइक साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस या जो भी, उसमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने क्वेश्चंस जो पूछे हैं वो अजीब पूछे हैं. जैसे पीवाईक्यूज़ हैं वैसे नहीं पूछे हैं. बट वन थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड इज़ 50% पेपर आपका स्टिल ऐसा ही आएगा जैसे हर साल आता है. ठीक है. सो जो 50 क्वेश्चंस ऐसे आने वाले हैं जो ऑलरेडी आपके सिलेबस से हैं, मेक श्योर दैट यू डू दैट क्वेश्चन वेल. जो क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे, ईजी होंगे, उन क्वेश्चंस को आपको गलत करके नहीं आना है. ठीक है. रेस्ट जो मान लो 25 क्वेश्चंस हों अगर और वो अलग से आ रहे हैं या किसी को नहीं आ रहे हैं तो वो सबके लिए मुश्किल है. ठीक है. तो ये चीज़ ध्यान रखना. आज हम लोग यूनिट 5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे. ऑल दीज क्वेश्चंस आर बाय एनटीए ओनली, इसीलिए मुझे इन सेशंस को बनाने में थोड़ा टाइम भी लग गया. इवन यूनिट 4 एंड 6 की पीपीटी जो है वो भी प्रिपेयर्ड है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको सेशन बना के अपलोड कर दूँ. ओके, क्योंकि एनटीए के बनाए हुए क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. So those of you who are watching me for the first time, my name is Bhairavi Bharadwaj and I teach sociology on this platform. ये वाला टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन करना है क्योंकि जो कंपाइल्ड पीडीएफ है इस यूनिट वाइज सीरीज़ का वो तुम लोगों को यहीं पे मिलेगा. ओके. सो ये है सोशल रिसर्च का सिलेबस. क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट सिलेबस से आएंगे गाइस. मेक श्योर दैट ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं इनके बारे में आपको पता हो. अब तो एग्ज़ाम कल ही है तो अब टाइम बचा नहीं है. आई होप जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया है उन्होंने इस यूनिट को अच्छे से वहाँ से प्रिपेयर किया होगा और जिन्होंने विदाउट कोर्स पढ़ा है आप लोगों ने भी अच्छे से इन सारे टॉपिक्स को इग्नू या किसी मटीरियल से पढ़ा होगा. ठीक है. इन सारे टॉपिक्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए. जिन लोगों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, एटलीस्ट ये सारे जो टर्म्स हैं इनको एक बार देख लो. क्या मीनिंग है, क्या इसका मतलब है, ये तो पता होना ही चाहिए. ओके. बिकॉज देयर आर सम स्टूडेंट्स जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है पूरे साल एंड नाउ दे वांट सम 1 मिनट मैजिक जिनसे उनके क्वेश्चंस हो जाएं. राइट. सो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 देखो. द IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज मीन्स व्हाट? द वेरिएशन फ्रॉम फर्स्ट क्वार्टाइल पॉइंट टू सेकेंड क्वार्टाइल पॉइंट, द वेरिएशन फ्रॉम सेकेंड क्वार्टाइल टू थर्ड क्वार्टाइल, द वेरिएशन फ्रॉम फर्स्ट क्वार्टाइल पॉइंट टू द थर्ड क्वार्टाइल पॉइंट, ऑल ऑफ द अबव. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? वी ऑल नो दैट IQR यानी कि इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होता है उसमें हम लोग करते हैं Q3 माइनस Q1. राइट. सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट क्वार्टाइल पॉइंट टू थर्ड क्वार्टाइल. द करेक्ट आंसर विल बी C. राइट. इंटर क्वार्टाइल रेंज में वी एक्चुअली मेजर द स्प्रेड ऑफ 50% ऑफ डेटा. ओके. Okay, please remember. Question number 2. Validity means what? The extent to which a measure or method of data collection possesses the quality of being true, the extent to which a method of data collection possesses the quality of being sound, both 1 and 2, none of the above. What will be the correct answer? Validity का मतलब क्या होता है? सो देखो, वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? वैलिडिटी एक्चुअली क्वेश्चन करता है कि आर वी मेजरिंग द राइट थिंग, क्या हम जो मेजर कर रहे हैं वो सही है. सो यहाँ पर देखो, द एक्सटेंट टू विच अ मेजर और मैथड डेटा कलेक्शन प्रोसेस द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू. सो यहाँ पर द करेक्ट आंसर विल बी ए. वैलिडिटी फोकस करता है कि जो हमारा स्टडी हम कर रहे हैं वो एक्यूरेट है कि नहीं, जो भी चीज़ हम मेजर कर रहे हैं वो एक्यूरेट है या नहीं. जबकि रिलायबिलिटी किस पे फोकस करता है? रिलायबिलिटी फोकस करता है कंसिस्टेंसी पे. ओके, प्लीज रिमेंबर. क्वेश्चन नंबर 3. हु एट फर्स्ट यूज सर्वे मैथड इन सोशल रिसर्च? सबसे पहले सर्वे मैथड
किसने यूज़ किया था सोशल साइंस रिसर्च में? चार्ल्स बूथ, विलियम जे गुडी, सी ए मोज़र या फिर स्ट्रॉबेरी? द करेक्ट आंसर इज़ ए, जिन्होंने ए आंसर दिया है, वेरी गुड। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है। अच्छा, चार्ल्स बूथ का एक वर्क तुम लोग याद रखना, दैट इज़ लाइफ एंड लेबर ऑफ पीपल इन इंडिया। दिस इज़ मैंशनड इन योर इग्नू नोट्स। ओके, लाइफ एंड लेबर ऑफ, ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर। नाउ इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन फादर ऑफ रिसर्च सर्वे, तो ये याद रखना, ये हैं पॉल लाज़रफेल्ड। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्लीज़ रिमेंबर रिसर्च सर्वे आएगा तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है जो आता है, दैट इज़ फर्स्ट टाइम क्वेश्चन एयर किसने यूज़ किया था? सो फर्स्ट टाइम क्वेश्चन एयर किसने यूज़ किया था, ये भी याद रखना, फ्रांसिस गैल्टन। ओके, प्लीज़ रिमेंबर, ये सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, now question number 4, which research method can be used most appropriately for the objective, quantitative and systematic study of communication material? इसमें से कौन सा रिसर्च मेथड है जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव, क्वांटिटेटिव, सिस्टमैटिक स्टडी में यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशन मटीरियल की? सबसे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड जो है वो है कम्युनिकेशन मटीरियल। ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू शेड्यूल, ओरल हिस्ट्री या फिर कंटेंट एनालिसिस? So the correct answer is D, कंटेंट एनालिसिस इज़ द करेक्ट आंसर। उसी में हम लोग कम्युनिकेशन मटेरियल को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये कम्युनिकेशन मटेरियल है क्या? तो यहाँ पर आ जाएगा न्यूज़पेपर, ठीक है, टेलीविज़न चैनल्स जो होते हैं, एड्स होते हैं, राइट। इसके अलावा सोशल मीडिया कंटेंट इज़ ऑल्सो देयर। ये सब आ जाएगा किसमें? कम्युनिकेशन मटेरियल में। ओके, और ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन में हम डायरेक्टली स्टडी करते हैं बिहेवियर को। ठीक है, इंटरव्यू शेड्यूल में हम लोग रिस्पॉन्स कलेक्ट करते हैं, और ओरल हिस्ट्री में हम लोग लाइफ हिस्ट्री या फिर पर्सनल नैरेटिव्स पे फोकस करते हैं। ओके, सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी डी। Question number 5. The assumption of class interval in case of median is what? That all frequencies are spread between true limits of class interval, all frequencies are concentrated on the midpoint of class interval, all frequencies are concentrated on the upper limit of the class interval, या फिर all frequencies are concentrated on the lower limit of the class interval. दिस क्वेश्चन इज़ अ नेट PYQ। सारे ही आज के क्वेश्चन जो हैं वो पुराने नेट के जो पेपर्स हैं उनमें से लिए हुए हैं। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज़ ए, दैट इज़ ऑल फ्रीक्वेंसीज आर स्प्रेड बिटवीन ट्रू लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल्स। इफ़ वी सी क्लास इंटरवल, तो जो भी क्लास इंटरवल्स होते हैं, लेट्स से 10 to 20 है, देन 20 to 30 है, तो यहाँ पर हमें जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ होती हैं वो नहीं पता होती हैं। हैंस व्हाट वी डू इज़ वी मेक एन अजम्पशन, वी अज्यूम। ओके, सो वैल्यूज़ जो हैं वो इवनली स्प्रेड होती हैं, ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं मीडियन के केस में। ओके गाइज, प्लीज़ रिमेंबर, ये सिर्फ और सिर्फ पूरा स्टैटिस्टिक्स का थ्योरी है और एग्जाम में आया हुआ है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू जजमेंट एंड वैल्यू रेफरेंस हैज़ गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मैनहाइम, मैक्स वेबर, AR रैटक्लिफ ब्राउन। वैल्यू जजमेंट और वैल्यू रेफरेंस की बात कौन करता है? इजी क्वेश्चन है। वैल्यू जजमेंट का मतलब क्या होता है? वैल्यू जजमेंट का मतलब होता है रिसर्चर के पर्सनल ओपिनियन और मॉरल वैल्यूज़। ठीक है, वैल्यू जजमेंट का मतलब क्या होता है? रिसर्चर के पर्सनल ओपिनियन और मॉरल वैल्यूज़। ठीक है, और वैल्यू रेफरेंस में क्या होता है? टॉपिक चूज़ करने तक ही हम वैल्यू को इन्वॉल्व करेंगे।
ठीक है। उसके बाद हम जो स्टडी करेंगे वो ऑब्जेक्टिवली करेंगे। सो ये कहा था मैक्स वेबर ने, दोनों ये कॉन्सेप्ट मैक्स वेबर के हैं, प्लीज़ रिमेंबर। Question number 7. Using multiple methods of data collection in the same area of interest is known as what? Multiple methods जब हम यूज़ करते हैं डेटा कलेक्शन करने के लिए सेम एरिया ऑफ इंटरेस्ट में, यानी एक ही स्टडी जो हम कर रहे हैं उसी में, उसको हम क्या कहते हैं? फील्ड रिसर्च, एथनोग्राफी, ट्रायंगुलेशन, वेरिएशन। ईजी क्वेश्चन है, द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज ट्रायंगुलेशन। ओके, प्लीज़ रिमेंबर. Now, question number 8. The book The Idea of Social Sciences has been written by. Idea of Social Science book किसकी है? Important book. P. Winch, Robert Redfield, A.R. Lauch, Malinowski. The correct answer is A. Very important book. Please remember, exam में ये फिर से पूछी जा सकती है. Okay. Question number 9. The concept of intersubjectivity has been used in writings of which sociologist? Intersubjectivity किसका concept है? एडमंड हसेल, पीटर बर्जर, हेरोल्ड गारफिंकल या फिर एल्फ्रेड शुट्स? What will be the correct answer? The correct answer is D. Please remember guys, intersubjectivity एल्फ्रेड शुट्स का concept है. एडमंड हसेल की अगर हम बात करें तो उनको हम लोग फाउंडर ऑफ फेनोमेनोलॉजी कहते हैं, बट उनको हम लोग इसका फादर फिलॉसफी में मानते हैं. ठीक है, ये चीज़ याद रखना. अगर सोशोलॉजी में आएगा तो फिर एल्फ्रेड शुट्स होगा. ठीक है, फिलॉसफी में फर्स्ट टाइम इन्होंने इसको कॉइन किया था. ओके ना, पीटर बर्जर के बारे में यू ऑल नो, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी की बात करते हैं ये. राइट. एंड गारफिंकल, very important topic, ethnomethodology. So here the correct answer will be D, Alfred Schutz. Alfred Schutz का एक और concept है, that is stock of knowledge. स्टॉक ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है? एक ऐसा नॉलेज होता है सबके पास जिससे हम पूरे वर्ड को समझने की और इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, इंटरसब्जेक्टिविटी का एक्चुअली में मीनिंग ही यही होता है, दैट हाउ वी अंडरस्टैंड द वर्ड, हाउ वी मेक सेंस ऑफ द वर्ड. ओके, सो शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग होती है इसमें. Okay, now question number 10. Who has used participant observation in study of a slum area in USA? Participant observation इसमें से किसने किया है? USA पे स्टडी, स्लम एरिया में उन्होंने स्टडी किया है. WF वाइट, मेलिनोस्की, लैजरफेल्ड, RK मर्टन. द करेक्ट आंसर इज़ ए. जिन्होंने ए आंसर दिया है, वेरी गुड. ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है. ओके, एंड वी ऑल नो स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के बारे में. राइट, कब आई थी ये बुक? 1943 में आई थी. ओके, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट. इटालियन अमेरिकन स्ट्रीट गैंग्स पे इन्होंने स्टडी किया था. मेलिनोस्की की अगर हम बात करें तो उन्होंने ट्रोब्रियन आइलैंड पे स्टडी किया था. ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. लैजरफेल्ड मैंने भी बताया, सर्वे रिसर्च के फादर हैं ये. ठीक है, मर्टन गिव्स मिडिल रेंज थ्योरी. ओके, क्वेश्चन नंबर 11. Oral history is a method in which we collect what? Data of human events, recollection of living persons, recollection of historians, data of human bodies. What will be the correct answer? Oral history में हम क्या collect करते हैं? The correct answer is B. Please remember, oral history में हम लोग living person के जो memories हैं उसको collect करते हैं, उसकी जो personal experience है उनको collect करते हैं. Okay? Question number 12. The measure of dispersion, mean and standard deviation show what? Degree of inequality, degree of equality, both 1 and 2, none of the above. अगर हम measure of dispersion की बात करें तो वो क्या शो करता है? ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है CUET PG गाइज, और ये NTA के ही बनाए हुए क्वेश्चंस हैं. ओके, सो माइट बी वो पूछ ले, इसलिए ये सारे देख के जाना ज़रूरी है. द करेक्ट आंसर इज़ ए. ये जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है ना, ये देखता है कि जो हमारा डेटा है उसमें कितना इनइक्वालिटी है.
ठीक है। इफ़ वैल्यूज़ आर सेम तो कोई डिस्पैरिजन नहीं होगा, इसका मतलब हमारा जो डेटा है वो इक्वल होगा, इक्वालिटी उसमें ज़्यादा होगी। तो जितना ज़्यादा वैल्यू डिफरेंट होंगी उतना ज़्यादा डिस्पर्जन होगा, उतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी होगी। ओके, सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। Question number 13. A study design involving the collection of data at different points of time is known as what? Cohort study, trend study, cross-sectional study, longitudinal study. What will be the correct answer? The correct answer is D. जिन्होंने D आंसर दिया है, very good. Study design involving the collection of data at different point of time is लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल में हम क्या करते हैं, हम एक ही चीज़ पे स्टडी करते हैं अलग अलग टाइम पे, ठीक है। जैसे 2011 में उस पर स्टडी हुआ, फिर 2012 में हुआ, 2013 में हुआ, तो टाइम जो है वो देखो चेंज हो रहा है इसमें, ठीक है, पर हमारा जो टॉपिक है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। ओके गाइज, प्लीज़ रिमेंबर। और बाकी के सारे जो है ना वो यहाँ पर जो दिए हैं वो भी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के ही पार्ट्स हैं। ओके, सो जब हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए डेटा को कलेक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। सेम पीपल फॉर 10 ईयर्स, इस तरह से याद कर सकते हो, या सेम पीपल या सेम टॉपिक। ठीक है ना। कोहर्ट स्टडी क्या होता है, कोहर्ट स्टडी में हम लोग एक ग्रुप पे फोकस करते हैं, ठीक है। ना ट्रेंड स्टडी क्या होता है, ट्रेंड में हम लोग किसी भी ट्रेंड पे स्टडी करते हैं, किसी भी पैटर्न पे स्टडी करते हैं। जब हम पैटर्न्स वगैरह देखते हैं तो वो हो जाता है हमारा ट्रेंड स्टडी। क्रॉस सेक्शनल क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वन स्पेसिफिक पॉइंट पे स्टडी करते हैं, ठीक है। Okay, please remember. Now, question number 14. An inductive approach to research in which theories are generated solely from an examination of data rather than being derived deductively is known as what? Grounded theory, cross case analysis, constant comparative method, none of the above. एक ऐसा inductive approach जिसमें कि जो theories हैं वो solely बनती हैं data के examination से, ठीक है, rather than deductively। तो ऐसा कौन सा अप्रोच होगा इसमें से, द करेक्ट आंसर इज़ ए। प्लीज़ रिमेंबर, ग्राउंडेड थ्योरी जो है वो ऐसी थ्योरी है जिसमें हम लोग पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद थ्योरी को बनाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, देखो कितना ईजी है, बट लैंग्वेज ऐसी दी होती है कि बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ओके, सो ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में बात कौन करता है, ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में बात की है बार्नी ग्लासर एंड एंसेल्म स्ट्रॉस, या फिर स्ट्रॉस ही याद कर लो, ठीक है। तो इन्होंने इस बारे में बात की है, सबसे पहले तो ये याद रखना। और इसमें ये क्या बात करते हैं, दैट वी स्टार्ट विद डेटा ओके, हम लोग डेटा से स्टार्ट करते हैं और हम लोग फिर थ्योरी बनाते हैं। दिस इज़ वाई दिस अप्रोच इज़ इंडक्टिव। ओके, प्लीज़ रिमेंबर। और जब हम लोग थ्योरी को लेके डेटा को चेक करते हैं या कलेक्ट करते हैं, सो दैट इज़ योर डिडक्टिव अप्रोच। ओके, सो यहाँ पे द करेक्ट आंसर विल बी ए। Question number 15. A hypothesis that suggests that there is no relationship among the variables under study is known as what? Easy question है, अगर कोई भी relationship नहीं है variables में तो कौन सा hypothesis होगा? It is null hypothesis. Easy question. Question number 16. Who among the following uses ethnology as a method of study of peoples and cultures within their environment? किसने ethnology इसमें से यूज़ किया है पीपल एंड कल्चर पे? गारफिंकल, मेलिनोस्की, रैटक्लिफ ब्राउन या फिर टेलकट पार्सन? द करेक्ट आंसर इज़ बी। प्लीज़ रिमेंबर, इट इज़ मेलिनोस्की। ओके, एथनोलॉजी का मतलब क्या होता है, एथनोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ कल्चर। जब हम किसी कल्चर की इन डेप्थ स्टडी करते हैं दैट इज़ एथनोलॉजी। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 17. Ethnometeorologists are interested in microstructures, macrostructures, neither micro nor macro, artful practices that produce both types of structure. What will be the correct answer?
The correct answer is D, that is artful practice that produces both types of structure. देखो यहाँ पर एथनोमेथोडोलॉजिस्ट में हम लोग किसको पढ़ते हैं, गारफिंकल को. ओके, सो गारफिंकल ने ना माइक्रो पे फोकस किया ना मैक्रो पे फोकस किया. ही फोकस्ड ऑन आर्टफुल प्रैक्टिसेस, यानी एवरीडे मैथड्स. ठीक है, वो सारे मैथड्स जो हम यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. ठीक है, टू मेक सेंस ऑफ द वर्ड. Okay, please remember. Question number 18, assertion reason question है. देखो, neo-positivists do not display a strong historical bias because their techniques permit them to study only contemporary social problem. neo-positivists जो होते हैं वो strong historical bias नहीं दिखाते हैं क्योंकि वो सिर्फ contemporary social problems पे focus करते हैं. What will be the correct answer? द करेक्ट आंसर इज़ ए. बिल्कुल सही बात है. देखो, न्यू क्या होता है, जब भी किसी वर्ड के आगे न्यू लगा होता है तो इसका मतलब होता है उसके आगे का एडवांस वर्जन. सो पॉजिटिविस्ट, न्यू पॉजिटिविस्ट कौन होंगे, वो लोग जो पॉजिटिविज्म के बाद आए हैं. ठीक है, न्यू पॉजिटिविज्म को हम लोग लॉजिकल पॉजिटिविज्म भी कहते हैं. ओके, प्लीज़ रिमेंबर. सो यहाँ पर ये जो न्यू पॉजिटिविस्ट थिंकर्स हैं ये हिस्टोरिकल बायस नहीं दिखाते हैं, ये फोकस करते हैं कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम्स पे. और किस तरह से ये लोग इसको करते हैं, एम्पिरिकल डेटा यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं, सर्वे, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें ये यूज़ करते हैं. ओके, सो द करेक्ट आंसर हेयर विल बी ए. Question number 19, which method involves counting of the incidence of particular items belonging to a set of usually predetermined categories? इसमें से कौन सा है जिसमें हम लोग पर्टिकुलर आइटम्स की काउंटिंग करते हैं एक प्री डिटरमाइंड कैटेगरीज के सेट से? केस स्टडी, कंटेंट एनालिसिस, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज बी. कि कंटेंट एनालिसिस में हम लोग जो डेटा है उसको पहले कैटेगरीज में डालते हैं, उसके बाद हम लोग काउंट करते हैं कि हाउ मेनी टाइम दैट थिंग अपीयर्स. Okay, so this happens in your content analysis. Okay, now question number 20, a method of historical research in which the recollections of living persons are collected is called what? अभी मैंने बताया था ये ऐसा कौन सा historical research method है जिसमें हम लोग living persons का recollection करते हैं? Case study, content analysis, oral history, conjectural history. The correct answer is C. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज़ ओरल हिस्ट्री. अभी मैंने बताया था आप लोगों को ओरल हिस्ट्री के बारे में. क्वेश्चन नंबर 21, असर्शन रीजन क्वेश्चन है. एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैव डीपेंड द डिजिटल डिवाइड अमंग द वुमेन बिकॉज अर्बन वुमेन आर मेकिंग इफेक्टिव यूज ऑफ ICT फॉर डिसमिनेशन, एडवोकेसी एंड ई-कॉमर्स विच रूरल वुमेन डू नॉट हैव एक्सेस टू ICT. कह रहे हैं कि जितना भी एडवांसमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी में, कम्युनिकेशन में, इंफॉर्मेशन में, उसकी वजह से हमें डिजिटल डिवाइड देखने को मिल रहा है और ज़्यादा वुमेन में. ठीक है, क्योंकि अर्बन वुमेन जो है उनको तो ईजिली सब कुछ मिल जाता है, बट जो रूरल वुमेन है उनको नहीं मिल पाता है. तो क्या हमें वुमेन्स के बीच में एक डिजिटल डिवाइड देखने को मिल रहा है? सो क्या होगा इसका आंसर? बहुत ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ना, समझने की कोशिश करना, उसके बाद ही आंसर करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं. द करेक्ट आंसर इज सी. जिन्होंने सी आंसर दिया है, वेरी गुड. दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. हमें पता है कि बहुत ज़्यादा ये जो एडवांसमेंट है इन्फॉर्मेशन में, इसकी वजह से डिजिटल डिवाइड हो रहा है वुमेंस में, क्योंकि अर्बन वुमेंस को तो ये सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं ईजली, बट रूरल वुमेन को अभी भी नहीं मिल पाती हैं. तो यहाँ पर एक डिजिटल डिवाइड हमें देखने को मिलता है. ओके, now question number 22, which one of the following concept is not related to ethnomethodology? इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है जो ethnomethodology से रिलेटेड नहीं है? इंडेक्सिकलिटी, स्टॉक ऑफ नॉलेज एट हैंड, रिफ्लेक्सिविटी, डॉक्यूमेंट्री मैथड. इजी क्वेश्चन है. द करेक्ट आंसर इज बी. जिन्होंने बी आंसर दिया है, वेरी गुड. स्टॉक ऑफ नॉलेज जो है वो फेनोमेनोलॉजी से रिलेटेड है.
अभी हम लोगों ने देखा था फेनोमेनोलॉजी, राइट। और इसके बारे में बात कौन करता है? एल्फ्रेड शुट्ज। ओके, प्लीज रिमेंबर। Now, question number 23. Standard deviation is a measure of what? Dispersion around mode, dispersion around mean, dispersion around mode and mean, या फिर dispersion around median and mode. What will be the correct answer? The correct answer is B. जिन्होंने B आंसर दिया है, वेरी गुड। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो है डिस्पर्जन अराउंड मीन। ओके, जितना ज़्यादा क्लोज होगा मीन के उतना लो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, और जितना ज़्यादा दूर होगा मीन से स्टैंडर्ड डेविएशन उतना हाई होगा। देखो, इसको ऐसे समझने की कोशिश करो जैसे ये है मीन की लाइन, ठीक है, हमारे डेटा की, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, डेटा जो है वो इससे अगर इतना दूर आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन लो है क्योंकि ये क्लोज है, और अगर बहुत दूर जा रहा है डेटा तो इसका मतलब क्या होगा? हाई स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन, ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर। दूर होगा तो हाई और पास होगा तो लो, ठीक है, और ये लाइन है मीन की। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24, असर्शन रीजन क्वेश्चन है। ऑब्जर्वेशन एट टाइम्स गिव्स अस बेटर कंक्लूजन्स अबाउट द सोशल फिनोमिना because observation is a method in which no biasness is involved. What will be the correct answer? ऑब्जर्वेशन एक ऐसा फिनोमिना है जो हमें बेटर कंक्लूजन देता है, ठीक है, किसी भी सोशल फिनोमिना के बारे में। और ऑब्जर्वेशन जो है वो एक ऐसा मेथड है क्योंकि उसमें कोई बायसनेस इन्वॉल्व नहीं होती है। सो द करेक्ट आंसर हेयर विल बी सी। स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है, बट रीज़न वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ऑब्जर्वेशन में भी हमें बायसनेस देखने को मिल सकती है। हम जिस चीज़ पे फोकस करेंगे जो हमसे रिलेटेड होगा उसी को हम लोग मानेंगे, राइट। हिंदी में देखो थोड़ा सा चेंज हो गया है, सो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। सो ऑब्जर्वेशन में हम लोग बायसनेस देख सकते हैं, ठीक है। मान लो अगर मुझे किसी चीज़, मेरा वैल्यू आ जाता है बीच में मेरे रिसर्च में, और मैं वही चीज़ों पे ऑब्जर्वेशन दूँ जो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी पे मैं ना दूँ, तो यहाँ पर देखो बायसनेस आ जाएगा। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि ऑब्जर्वेशन कम्प्लीटली बायस फ्री हो सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, case study aims at what? Qualitative analysis of a unit, quantitative analysis of a unit, both qualitative and quantitative, qualitative and detailed analysis of all aspects of a unit. What will be the correct answer? The correct answer is D. Okay, qualitative and detailed analysis of all aspects of a unit is case study. Case study के बारे में हमें दिया है लेप्ले ने, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि कोई भी क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा और एक यूनिट का डिटेल्ड एनालिसिस होगा, क्योंकि हम लोग केस बाय केस स्टडी करते हैं तो हम लोग इन डेप्थ स्टडी करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन, मीडियन एंड मोड आर लोकेटेड एट ऑल द थ्री इन द सेंटर, मीन ऑन लेफ्ट ऑफ सेंटर, मीडियन इन सेंटर एंड मोड ऑन द राइट ऑफ सेंटर, mean in the center, mean on the left, mode on the right, none of three is located in the center. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा याद रखो कि तीनों ही सेंटर में होते हैं, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, प्लीज रिमेंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एवरेज कैन बी अप्लाइड टू द क्वालिटेटिव वेरिएबल? इसमें से कौन सा है जिसको हम लोग क्वालिटेटिव वेरिएबल में अप्लाई कर सकते हैं? द करेक्ट आंसर, मीन, मोड, मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन। द करेक्ट आंसर इज बी। जिन्होंने बी आंसर दिया, वेरी गुड। हमेशा याद रखो एग्जाम में ये क्वेश्चन अलग अलग तरह से आता है, तो क्वालिटेटिव वेरिएबल होगा तो हमेशा आंसर क्या होगा? मोड। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, correlation coefficient measures the relationship between which couple of variables? A qualitative and a quantitative variable, both the qualitative variable, both the quantitative variable, या more than two qualitative variable? The correct answer is C. दोनों ही quantitative variable होते हैं, please remember in correlation coefficient. ओके, एंड जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग हाइट वेट ले सकते हैं। ओके,
Now, question number 29. Reliability in social research includes what? Dependability of data collected, a test or measurement used to collect data, a test of consistency and association, a measure which gives same results if repeated. What will be the correct answer? The correct answer here is A, C, D. जिन्होंने 3 आंसर दिया है, वेरी गुड. देखो, रिलायबिलिटी में डिपेंडेबिलिटी ऑफ डेटा होता है, कंसिस्टेंसी होता है, अगर हम लोग रिपीट करें तो सेम रिजल्ट आता है. बट ये कोई ऐसा टेस्ट या मेजरमेंट नहीं है जो डेटा को कलेक्ट करे, कोई टूल नहीं है. सो बी वाला यहाँ पर नहीं होगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 30. सम इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स एंड यू हैव टू मैच देम. सो सब लोग इसको मैच करो एंड टेल मी द करेक्ट आंसर. मैथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, इम्पॉर्टेंट बुक बाय मैक्स वेबर. रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मैथड एमाइल दरखाइम की बुक है. सो ए का फिफ्थ देखो, एक में है और इसमें भी है. देन बी देखते हैं, बी का थर्ड. सो बी का थर्ड इसमें है. सो द करेक्ट आंसर विल बी 4. कभी कभी 2-3 बुक्स के थ्रू ही तुम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे. इसीलिए मैं कहती हूँ सारी बुक्स का पता होना ज़रूरी नहीं है, बट एमाइल दरखाइम, मैक्स वेबर जो क्लासिक थिंकर्स हैं उनकी बुक्स तुम लोगों को पता होनी चाहिए, ताकि ऐसे एलिमिनेट करके क्वेश्चन को कर पाओ. ओके. सो बाकी के भी मैच कर लेते हैं. टूल्स ऑफ सोशल साइंस बुक है जॉन मैच की, और मैथड इन सोशल रिलेशंस जो है वो है जहूडा की. ओके. क्वेश्चन नंबर 31. असर्शन रीजन क्वेश्चन है. देखो, क्वालिटेटिव मैथड आर ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर फेलिंग टू मीट द सेम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलायबिलिटी बिकॉज द प्रोसीजर यूज टू कलेक्ट डेटा इन क्वालिटेटिव स्टडीज आर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी सी. जिन्होंने सी आंसर दिया, वेरी गुड. सो स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल सही है. देखो, क्वालिटेटिव मैथड्स आर ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर फेलिंग टू मीट द सेम स्टैंडर्ड ऑफ रिलायबिलिटी. तो बिल्कुल सही है ये. हमें इसमें सेम स्टैंडर्ड ऑफ रिलायबिलिटी नहीं मिलती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम इन डेप्थ स्टडी कर रहे होते हैं. ठीक है, हम इमोशंस, फीलिंग्स, ये सब भी इसमें स्टडी करते हैं क्वालिटेटिव में. तो क्वालिटेटिव में चीज़ें जो हैं वो चेंज हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं, है ना. अब मान लो किसी का एटीट्यूड चेक करना है, तो एटीट्यूड एक जैसा रहेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, है ना. तो ये क्या होता है, ये स्टैंडर्ड ऑफ रिलायबिलिटी में काम नहीं कर पाता है. अच्छा, द प्रोसीजर यूज टू कलेक्ट डेटा आर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, तो ये भी नहीं होगा. क्वालिटेटिव ज़्यादातर प्रिसाइज और एक्यूरेट नहीं होता है, यही इसका एक ड्रॉबैक है. क्वांटिटेटिव प्रिसाइज और एक्यूरेट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर न्यूमेरिकल होता है. ठीक है, जबकि क्वालिटेटिव फ्लेक्सिबल होता है, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होता है, तो वो उसके चेंज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. ठीक है, तो इतना ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड ये नहीं होता है. ओके. क्वेश्चन नंबर 32. Who said these words? I started research as a non-participating observer. As I become accepted into the community, I found myself becoming almost a non-observing participant. किसने कहा था कि मैंने शुरू तो किया था रिसर्च एज अ नॉन पार्टिसिपेटिंग ऑब्जर्वर, बट धीमे धीमे मैं उसमें नॉन ऑब्जर्विंग पार्टिसिपेंट बन गया. मेलिनोस्की, एमाइल दरखाइम, WF वाइट, एंडरसन. The correct answer is C. This is a famous quote by William Footwhite. Please remember. Question number 33. देखो, in which qualitative approach the primary goal is to gain access to individuals' inner world experiences? Case study, ethnography, phenomenology, grounded theory. ऐसा कौन सा क्वालिटेटिव अप्रोच है जिसमें इनर वर्ल्ड एक्सपीरियंस आएगा? The correct answer is C, that is phenomenology. We all know phenomenology is a study of experience. Now, question number 34. The study of recorded human communications such as books, websites, paintings, laws is known as what? Content analysis, semiotic, book view, ethnography. What will be the correct answer? अभी हम लोगों ने देखा था ह्यूमन कम्युनिकेशंस की बात आएगी तो करेक्ट आंसर होगा कॉन्टेंट एनालिसिस. ओके. और एथनोग्राफी क्या होता है? एथनोग्राफी जब हम लोग किसी कल्चर की डिटेल स्टडी करते हैं. ओके. ना, क्वेश्चन नंबर 35. अगेन सेम क्वेश्चन है कि हाइपोथेसिस अगर है ऐसा जिसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है वेरिएबल्स में, तो उसको हम लोग नल हाइपोथेसिस कहते हैं. ठीक है. Question number 36. A theoretical approach which sets out to uncover the methods that members of social groups employ in constructing their sense of social reality. किस बारे में यहाँ पे बात हो रही है? एथनोमेथोलॉजी, एथनोग्राफी, फेनोमेनोलॉजी या फिर साइकोलॉजी? द करेक्ट आंसर इज़ ए. गारफिंकल का दिया हुआ ये यू कैन से डेफिनेशन है. द करेक्ट आंसर विल बी एथनोमेथोडोलॉजी. ओके.
Question number 37. Who provides an account of the role of common sense knowledge in the social construction of everyday life and institution? Berger and Luckman, Hassel and Schutz, Parsons and Merton, Davis and Moore. What will be the correct answer? Social construction of everyday life is the keyword here. The correct answer is A, that is Berger and Luckman. इनकी बुक ही है, right? The social construction of reality. राइट, ये बुक आई थी 1966 में. ओके, ना क्वेश्चन नंबर 38. व्हाट इज़ रिसर्च डिज़ाइन? रिसर्च डिज़ाइन इसमें से क्या है? अ वे ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च दैट इज़ नॉट ग्राउंडेड इन थ्योरी. The choice between using quantitative or qualitative method, style of presentation of one's research findings, a framework for data collection and analysis. What will be the correct answer? Research design क्या होता है? The correct answer is D. Research design एक तरह का framework होता है, ठीक है? Please remember. Question number 39. Now this question is very important. देखो, which of the following is not a contrast between quantitative and qualitative? इसमें से कौन सा है जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में नहीं आएगा? ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना. देखो, डिस्टेंस वर्सेस प्रॉक्सिमिटी ऑफ रिसर्चर टू पार्टिसिपेट, जनरलाइजेशन वर्सेस कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, हार्ड रिलायबल डेटा वर्सेस रिच डीप डेटा, या फिर इंटरप्रिटेटिव वर्सेस फेमिनिस्ट. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? देखो, अगर हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की बात करें तो डिस्टेंस जो है वो हमें क्वांटिटेटिव में देखने को मिलता है, जबकि प्रॉक्सिमिटी यानी क्लोज रिलेशनशिप जो है वो हमें क्वालिटेटिव में देखने को मिलता है, राइट? क्योंकि वहाँ पर हम लोग कॉन्टेक्चुअल स्टडी करते हैं, है ना. जनरलाइजेशन हमें क्वांट में देखने को मिलता है और कॉन्टेक्चुअल हमें क्वालिटेटिव में देखने को मिलता है. हार्ड रिलायबल डेटा क्वांटिटेटिव का हो सकता है और रिच डीप डेटा क्वालिटेटिव का हो सकता है. बट इंटरप्रिटेटिव और फेमिनिस्ट ये कुछ ऑड वन आउट लग रहा है, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव हैं, ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के बीच में नहीं आएंगे. सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ओके, इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं गाइस. ऑल दीज क्वेश्चंस आर एनटीए फ्रेम्ड. ओके, question number 40. The conceptual typology of participant and non-participant observation was introduced to social research by Edward Lindman, Nels Anderson, W.F. White, Paul Cressy. What will be the correct answer? The correct answer is A, that is Edward Lindman. Okay, please remember participant और non-participant दोनों के बारे में इन्होंने ही बात करी है. Okay. Now, question number 41. Durkheim's most important methodological contribution was his functional analysis, study of normative behavior, structural formulations, conjecture and guess. What will be the correct answer? The correct answer is A. We all know that Emile Durkheim का जो methodological contribution है उसको हम लोग functional analysis में रख सकते हैं. बाकी इसमें से कोई भी Emile Durkheim के साथ नहीं जाएगा. Okay? क्वेश्चन नंबर 42. व्हाट डज ऑब्जेक्टिविटी मीन इन सोशल रिसर्च? इसमें से क्या है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिविटी को देख सकते हैं? अकाउंट्स फॉर एक्सटर्नल वर्ड, अकाउंट्स फॉर इंटरनल वर्ड, रिप्रेजेंट द वर्ड एज इट एग्जिस्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ आवर कॉन्सेप्शंस. द करेक्ट आंसर इज़ डी. जिन्होंने डी आंसर दिया है, वेरी गुड, सब कुछ सही है. बट इंटरनल वर्ड की बात हम लोग करते हैं सब्जेक्टिविटी में, राइट? कि अंदर से हम क्या सोचते हैं, क्या नहीं, हमारे फीलिंग्स, इमोशंस, वो सब सब्जेक्टिविटी में आ जाता है. ऑब्जेक्टिविटी में ये सब चीज़ें नहीं आती हैं. ओके, ना क्वेश्चन नंबर 43. कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं एंड सोशोलॉजिस्ट हैं एंड वी हैव टू मैच देम. ईजी है. वर्स्टी हिंड का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है मैक्स वेबर ने. हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है कार्ल मार्क्स ने. पॉजिटिविज्म के बारे में बात की है ऑगस्ट कोंत ने. और इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट है एमाइल दरखाइम का. ओके, सो द करेक्ट आंसर हेयर विल बी ए का थर्ड. ये देखो, ए का थर्ड एक में ही है, सो 4 इज़ योर करेक्ट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 44. हु हैज़ रिटन द बुक रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मैथड? रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मैथड किसका है? मैक्स वेबर, ऑगस्ट कोंत, एमाइल दरखाइम, कार्ल मार्क्स. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इजी क्वेश्चन. अभी देखा था हम लोगों ने, द करेक्ट आंसर इज सी. अब देखो, ये सारे क्वेश्चन एनटीए के ही फ्रेम किए हुए हैं गाइस. सो आई होप दैट कुछ ना कुछ एनटीए इसमें से अगेन कॉपी पेस्ट करे लास्ट ईयर की तरह. वैसे तो एनटीए एक अनप्रिडिक्टेबल एजेंसी है. मैं हमेशा कहती हूँ कि तुम लोग प्लीज़ प्रिपेयर रहना वर्स्ट के लिए भी, क्योंकि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 45.
who has presented the view a historical approach that also make possible generalization about processes of social change? C.H. Carr, Max Weber, Arnold J. Toynbee, Karl Marx. किसका ये व्यू है कि हिस्टोरिकल अप्रोच ऑल्सो मेक पॉसिबल जनरलाइजेशन अबाउट प्रोसेसेस ऑफ सोशल चेंज? The correct answer is B. Please remember it is Max Weber. Okay, please remember. Question number 46 देखो. A survey design meant for collection of data needed from the same selected population at different points of time is known as what? Cohort survey, cross sectional survey, longitudinal survey या फिर pilot survey? What will be the correct answer? The correct answer is C. अभी हम लोगों ने देखा था लॉन्गिट्यूडनल सर्वे क्या है. लॉन्गिट्यूडनल सर्वे का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा नीडेड फॉर सेम सेलेक्टेड पॉपुलेशन एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम. तो जब डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल. ओके, प्लीज़ रिमेंबर. क्वेश्चन नंबर 47. इसमें से कौन सा एवरेज है जिसको हम लोग क्वालिटेटिव डेटा में अप्लाई कर सकते हैं? अभी हम लोगों ने देखा था इट इज़ मोड. ये सब क्वेश्चंस देखो बार बार एनटीए ने रिपीट किए हैं हर पेपर में, सो इसीलिए मैंने दोबारा ऐड कर दिए हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 48. हु हैज़ स्टेटेड दैट ह्यूमन एक्टिविटी कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड कॉम्प्रीहेंडेड फ्रॉम ओनली इनसाइड? मैक्स वेबर, विलियम डेल्थे, एमाइल दरखाइम या फिर सोरोकिन? द करेक्ट आंसर इज़ बी. प्लीज़ रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है विलियम डेल्थी का. विलियम डेल्थी टॉक्स अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड नेचुरल साइंस. तो वहाँ पर ये कोट यूज़ करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 49 देखो. हु हैज़ कंसीडर्ड दैट सोशल फिनोमिनन कैन बी ट्रीटेड लाइक नेचुरल फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड ऑल्सो इन डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट? ना बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कीवर्ड्स वगैरह देख के सोचेंगे सिर्फ एमाइल दरखाइम होगा, बट गाइस प्लीज़ नोट एनटीए ने यहाँ पर सी ऑप्शन दिया है. ठीक है, एनटीए ने दोनों को ही इसमें रखा है. सो तुम लोग भी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो सी ही टिक करके आना. ओके, क्वेश्चन नंबर 50 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास. हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड अ वर्जन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कॉल्ड कंपैरेटिव मेथड? कंपैरेटिव मेथड की अगर हम बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी में हमें कौन है वो जो इसके लिए दिखाई देता है? एमाइल दरखाइम, ए.आर. रैटक्लिफ ब्राउन, मेलिनोस्की या फिर बोआस? द करेक्ट आंसर इज बी गाइस. प्लीज रिमेंबर इट इज़ A.R. Radcliffe Brown. ओके, सो दीज वर दी 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. लास्ट मिनट क्वेश्चंस थे ये. उसके बाद यूनिट 4 और 6 का गाइस PDF रेडी था, बट आई डोंट नो मैं उसे अपलोड कर पाऊंगी कि नहीं. आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड वर्क एंड लेट्स सी इफ़ आई कैन डू. अदरवाइज मैं वो सारे क्वेश्चंस अभी टेलीग्राम पे टेस्ट लूँगी 7 PM. ठीक है, मैं सारे क्वेश्चंस टेलीग्राम पे शेयर करूँगी 1 by 1. तो मेक श्योर दैट ऑल ऑफ यू कम टू दैट टेलीग्राम एंड वहाँ पे आके सब लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करना. ठीक है, दोज ऑफ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर अ सोशोलॉजी स्टूडेंट. एंड ये वाला वो टेलीग्राम है जहाँ पर मैं अभी यूनिट 4 और 6 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो शेयर करने वाली हूँ. ठीक है, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, तो कोई भी डाउट हो तुम लोग मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हो. ओके, एंड ये ऐप है जिसको तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो. थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप लर्निंग और माई बेस्ट विशेज़ आर विद ऑल ऑफ़ यू. सब लोग अच्छे से पेपर दे के आना एंड टेल मी आफ्टर यू कम बैक कि एग्ज़ाम में क्या आया, कैसा हुआ. ओके.